हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे रीजेनरेशन के बारे में। हम लोग आज की क्लास में जानेंगे रीजेनरेशन के बारे में। रीजेनरेशन का मतलब क्या कि फिर से पुनरुत्पादन कैसे होता है, रीजेनरेशन के बारे में। अब रीजेनरेशन का मतलब क्या, जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में उत्तक संवर्धन पढ़ा था कि उत्तक के क्या हो गए, किसी बॉडी के किसी भी हिस्से से हम लोग कैलस तैयार करते थे और इस कैलस की वजह से हम लोग क्या करते थे कि नया पौधा तैयार कर लेते थे। तो ये मेथड था। अब रीजनरेशन क्या कहता है कि रीजनरेशन कहता है कि जो कैलस वो तैयार हुआ है उनमें जो नए नए सेल बने हुए हैं उस सेल के अंदर जो होगा, प्रत्येक सेल जो होंगे छोटे छोटे, यह सभी सेल के अंदर इतनी क्वालिटी होगी कि उस एक सेल की वजह से पूरा एक पौधा तैयार हो जाए। पूरा एक सेल से क्या हो जाएगा, पौधा तैयार हो जाएगा। इतनी क्षमता इनके अंदर पाई जाती है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग टोटी पोटेंसी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? टोटी पोटेंसी के नाम से जानते हैं। मतलब क्या कि जो यह कैलस तैयार होगा, जो इसमें जो यह कैलस बन के तैयार होगा, इस कैलस से प्राप्त जितनी भी कोशिकाएं होंगी, इन सभी कोशिका के अंदर यह क्षमता होगी कि इनसे एक पौधा बन सकता है। और यह एक पौधा बनने तक की एक कोशिका के अंदर पाए जाने वाली जो क्षमता है, इस कोशिका में पाए जाने वाली जो क्षमता है, इसी क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, तो टोटी पोटेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटी पोटेंसी। अर्थात क्या, टोटी पोटेंसी के द्वारा एक कोशिका से पूरा पौधा बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब हम तो ये समझ लिए कि यहाँ पे जो कोशिका बनेगी वो बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाली है, क्योंकि एक कोशिका से पूरा पौधा बन के तैयार हो जाए, एक कोशिका से पूरा पौधा बन के तैयार हो जाए, तो समझ सकते हैं कितना बड़ी बात हो गई। तो यह जो क्षमता है टोटी पोटेंसी कहलाती है। अब टोटी पोटेंसी भी अलग अलग रूप में होती है। टोटी पोटेंसी भी जीवों के अंदर, सॉरी, पौधों के अंदर दो रूप में रहती है। दो रूप में क्या, एक तो होगा जिनसे जड़ वाला हिस्सा विकसित होगा, मूल या जड़ बनेगा, और एक ऐसा हिस्सा होगा जिनसे जड़ के ऊपर वाला हिस्सा बनेगा, अर्थात स्तंभ बनेगा। स्तंभ बनेगा मतलब सीधे शब्दों में कहे कि उनकी तना वाले पार्ट का आपका तैयार होगा। तो जब आपका जड़ और आपका क्या होगा, जड़ वाला हिस्सा तैयार होगा और दूसरा इस तरीका आपका कि तना तैयार होगा। यह टोटी पोटेंसी जो होगा दो तरह के हो सकते हैं। एक होगा जड़ वाला हिस्सा और दूसरा होगा कि स्तंभ या तना तैयार होगा। अब ध्यान रखिएगा कि जड़ वाला हिस्सा विकसित होगा या स्तंभ वाला ज्यादा विकसित होगा या उनके अंदर बनेंगे, यह डिपेंड करेगा किन चीजों पे, कि जो हम लोगों ने कैलस बनाए इनके अंदर किस हार्मोन्स की कितनी मात्रा है। यह इनके अंदर पाए जाने वाले हार्मोन्स के ऊपर निर्भर करता है। जो हमने कैलस में, अर्थात कि जो हमने उत्तक संवर्धन के समय जो पोषक तत्व बाहर से हम लोगों ने मिलाया था, उस पोषक तत्वों के ऊपर ये डिपेंड करता है। क्योंकि जब हम इसे तैयार करते हैं तो सिर्फ इनके पोषक तत्व इसमें थोड़े ना देते हैं, इनके अंदर इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मटेरियल देते हैं जो इनके लिए उपयोगी होता है। जैसे नारियल का दूध हुआ, तो ये भी इसके लिए जरूरी होता है। तो कहने का मतलब क्या कि हम पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट करके देते हैं कि जितना पौधे के शरीर में एक कोशिका को डेवलपमेंट विकास करने के लिए जितनी पावर, जितने चीजों की आवश्यकता पड़ती है, वो सारे आइटम्स हम लोग कैलस के अंदर देते हैं। तब जाकर इनके अंदर टोटी पोटेंसी बनती है। और यह टोटी पोटेंसी जो होगी, दो प्रकार की आपकी क्षमता हो सकती है। एक होगी जड़ वाला हिस्सा और दूसरा होगा तना का विकास वाला हिस्सा। और ये दोनों पार्ट डिपेंड करेगा कि कैलस के अंदर हमने कौन कौन से हार्मोन इसके अंदर डाले हैं। जैसा हमारा हार्मोन्स होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या दिखेगा, टोटी पोटेंसी हमें दिखने वाला है। क्लियर है आप लोग को?
अब जरा बात कर लेते कि हमें तो यह पता चल गया कि डिपेंड किस पे करेगा, टोटिपोटेंसी पे करेगा। अब देखना यह है कि कौन से हार्मोन की वजह से जड़ का विकास होगा और किस हार्मोन की अधिकता की वजह से स्तंभ या तना का आपका विकास ज्यादा होगा। ठीक है, तो बात करते हैं पहले जड़ वाले हिस्से का। एक नंबर जड़ वाला हिस्सा, एक नंबर जड़ है और दूसरा क्या बड़ा, स्तंभ वाला हिस्सा। तो जड़ वाला हिस्सा कब विकसित करेगा, जब इस कैलस के अंदर, इस कैलस के अंदर ऑक्सीजन हार्मोन की मात्रा ज्यादा हो। किसकी मात्रा ज्यादा हो, ऑक्सीजन हार्मोन्स की, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो। जब ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी तब क्या होगा, तब उसमें जाकर जड़ वाला हिस्सा जो होगा ज्यादा विकसित होगा। और जब इसके अंदर साइटोकाइनिन्स का मात्रा ज्यादा हो, किसकी मात्रा ज्यादा हो, साइटोकाइनिन्स की मात्रा ज्यादा हो, साइटोकाइनिन्स की मात्रा जब ज्यादा होगी तब हम क्या कहेंगे कि स्तंभ या तना विकसित होगा। मतलब क्या कि ये डिपेंड करेगा किस पे, ऑक्सीजन की मात्रा पे और साइटोकाइनिन की। अर्थात तना विकसित करना है, तना वाला भाग विकसित होगा तो साइटोकाइनिन की मात्रा ज्यादा चाहिए। और जब जड़ विकसित करना है तो किसकी मात्रा ज्यादा चाहिए, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा चाहिए। अगर किसी में ज्यादा वृद्धि हो रही है तब फिर उसके अंदर जिब्रेलिन्स डालिए, एब्सिसिक एसिड डालिए। ये क्या करेगा, एब्सिसिक एसिड कि इनको जो वृद्धि हो रही थी उसको रोक देगा, थोड़ा कम कर देगा। मतलब क्या कि यह पूरी क्रियाएं इनके अंदर हार्मोन्स पे निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है, हार्मोन्स पे निर्भर करती है कि कौन सा हार्मोन हमने कैलस में इस्तेमाल किया है, और उसी के आधार पे रीजनरेशन अर्थात नए जीवों की उत्पत्ति होगी। क्लियर है। अब नए जीवों की उत्पत्ति में टोटिपोटेंसी दो तरह का हमने क्लियर कर लिया, और ये भी क्लियर कर लिया कि कौन से हार्मोन्स के स्राव से कौन सा पार्ट हमारा विकसित होगा। क्लियर है आप लोग को यहां तक। तो ये क्लियर हो गया कि इनसे बनेगा। अब बात कर लेते हैं इसी में, जब आगे बढ़ते हैं हम लोग तो देखते हैं कि यह जो टोटिपोटेंसी है, यह टोटिपोटेंसी के कारण इनके अंदर जो जनन की क्रिया होती है वो कौन सी क्रिया होती है, तो टोटिपोटेंसी की वजह से स्तंभ या तना विकसित हो रहा है, उसकी वजह से जड़ निकल रहा है, और वो जो कोशिका है वो शरीर के किसी भी हिस्से से बना हुआ है। हमने जड़ तो पहले लिया नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि जरा समझिएगा, जरा गौर कीजिएगा इस बात पे कि पौधे के अंदर उसकी कायिक भाग से इतनी वृद्धि हो रही है। पौधे के किस भाग से, पौधे के कायिक वाले हिस्से से, पौधे के कायिक हिस्सा से ये इतना कार्य हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। कायिक हिस्सा से वृद्धि और विकास हो रहा है, वृद्धि और विकास हो रहा है। जब कायिक कोशिका से वृद्धि और विकास होगा तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं यह अलैंगिक विधि हो जाएगी। और यह विधि कहलाती है हमारी क्या, कायिक जनन। क्या कहलाती है, कायिक जनन। मतलब क्या कि यहाँ पे कायिक जनन जो होगी हमारी एक प्रकार की अलैंगिक विधि हो जाएगी। कैसी विधि हो जाएगी, अलैंगिक विधि। तो अलैंगिक विधि में ध्यान रखिए कि अलैंगिक विधि में एक ही जीव के अंदर से हम कुछ निकालते हैं और एक ही जीव से टूटकर दो बन जाते हैं, दो से चार बनते हैं। तो उसी प्रकार से यहां भी जो आपकी जनन की प्रक्रिया होगी यह कायिक जनन की प्रक्रिया होगी, और यह एक प्रकार की अलैंगिक प्रक्रिया होगी। मतलब क्या कि यह आपका द्विगुणित अवस्था में जो शरीर का हिस्सा, जो शरीर की कायिक कोशिका मिलेगी हमें, शरीर की कायिक कोशिका, हमने बताया था कि सभी के शरीर में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक होती है जनन कोशिका जिनकी वजह से जनन होते हैं, और दूसरी कोशिका होती है कायिक कोशिका जिनकी वजह से शरीर का स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे नए जीव जो बनेंगे वह किनकी वजह से बनेंगे, कायिक कोशिका की वजह से बन के तैयार होगा। क्लियर है। तो जब कायिक कोशिका के वजह से यह जब बन के तैयार होगा तो उसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो आपका विधि मिलने वाला हमें, यहाँ पे जो मेथड हमें प्राप्त होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, अलैंगिक विधि या कायिक जनन विधि हम लोग कहेंगे। दूसरे तरीके में एक और आपको बात ध्यान रखना है कि कायिक जनन की क्रिया में हम लोग क्या करते थे, इसी से पौधे तैयार करते थे। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है,
कि कायिक कोशिका के अंदर से, कायिक कोशिका से हमें भ्रूण तैयार करना है। क्या तैयार करना है? भ्रूण तैयार करना है। और भ्रूण से हमें क्या तैयार करना है? पूरा का पूरा पौधा तैयार करना है। बीज का प्रोसीजर हमें कुछ भी फॉलो नहीं करना है, क्योंकि हमने कायिक कोशिका निकाला और इस कायिक कोशिका को हम लोग क्या करेंगे? एक माध्यम में डालेंगे जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के हमारे पोषक तत्व अवेलेबल रहेंगे। इसके अंदर हमने कायिक कोशिका डाला और कायिक कोशिका से सीधा क्या बना लेंगे हम लोग? भ्रूण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? भ्रूण बनाएंगे। और इस भ्रूण से हम बीज तैयार कर लेंगे। क्या तैयार कर लेंगे? बीज। और इसी बीज से नए जीव हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो क्या हो गया? हमें कायिक कोशिका से हम बीज बना लिए, नए पौधे की उत्पत्ति कर ली। ठीक है। और कायिक जनन कायिक कोशिका से हमने भ्रूण तैयार किया, इसलिए इसे कायिक भ्रूणो उद्भव कहते हैं। अर्थात कि कायिक कोशिका से भ्रूणों का उद्भव हो जाना। कायिक कोशिका से भ्रूण का उद्भवन क्या कहलाता है? कायिक भ्रूणो उद्भव कहलाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? अर्थात क्या कि रीजनरेशन एक मेथड था जिनके अंदर एक कोशिका से पूरी पौधा बन रही थी। इसके अंदर दो पार्ट थे। अब क्या हो गया कि कायिक के द्वारा, कायिक कोशिका के द्वारा हमने भ्रूण तैयार किया और यहाँ पे कायिक भ्रूण उद्भव हो गया और उनसे हमें नया पौधा तैयार होकर मिल गया। एक मेथड ये हुआ। दूसरा होता है कि भ्रूण संवर्धन। ये मेथड क्लियर है आप लोगों को? चलिए अब जानते हैं इसके आगे भ्रूण संवर्धन। देखिए, अब बात आती है एक और मेथड की जिनसे हम पौधे प्राप्त करते हैं, तो वो होता है भ्रूण संवर्धन। क्या मेथड होता है? भ्रूण संवर्धन। अब भ्रूण संवर्धन का मतलब क्या होता है? भ्रूण है तो ऑटोमेटिकली बीज बन जाएगा, लेकिन हम भ्रूण संवर्धन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो क्या होता है कि कुछ बीज ऐसे होते हैं जिन बीज के अंदर अपनी क्षमता नहीं पाई जाती, अपनी क्षमता नहीं पाई जाती कि भ्रूण से क्या कर सके? कि नया पौधा बना सके, नया पौधा बन के तैयार हो सके। तो जब बीज के पास अपनी क्षमता नहीं पाई जाएगी, जब भ्रूण के पास अपनी क्षमता नहीं होगी, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? बीज जो है, बीज को काटना पड़ेगा। बीज को पतले ब्लेड से, बिल्कुल तेज ब्लेड से हम बीज को काटेंगे। एक कॉर्नर वाले हिस्से पे काटेंगे। जैसे मान लीजिए ये बीज हो गया, ये बीज हो गया मान लीजिए। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि सबसे बाहर वाला जो है आपका, यह एपिडर्म होता है। ठीक है, सबसे बाहर वाला हिस्सा। अब इसी को हमने काट दिया। अब काटने के बाद जो इसके अंदर भ्रूण वाला पार्ट है, इस भ्रूण वाले पार्ट को हमने निकाल लिया। ब्लेड के सहारे क्या करना है? ब्लेड के सहारे बीज काटना है, बीज काटना है। ठीक है, पहला काम। दूसरा क्या करेंगे? इसमें से भ्रूण निकालेंगे। भ्रूण निकाल लेना है आपको। भ्रूण निकालेंगे। भ्रूण निकालने के बाद तीसरा काम क्या करना है? इसको पोषक तत्वों के माध्यम में डालेंगे। पोषक तत्वों के माध्यम में डालेंगे। अब पोषक तत्वों के माध्यम में डालेंगे तो इसके अंदर पोषक तत्वों में कौन सी पोषक तत्व ज्यादा जरूरी है? तो इनके अंदर चाहिए कार्बोहाइड्रेट ज्यादा। क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट चाहिए ज्यादा। इनके अंदर प्रोटीन्स चाहिए ज्यादा। इनके अंदर एमिनो एसिड चाहिए ज्यादा। ये सभी चीजें हमें क्या चाहिए? पोषक तत्व में ज्यादा चाहिए। और इसी माध्यम में हम क्या करेंगे? इसमें से जो भ्रूण निकाले हैं, इस भ्रूण को ले जाकर डालेंगे। इस भ्रूण को इसी में ले जाकर हम लोग डाल देंगे। और इनको भ्रूण से आपकी जितनी प्रक्रिया होती है वह प्रक्रिया उतनी नहीं होगी। डायरेक्ट हम भ्रूण से क्या करेंगे? पौधा तैयार करके देंगे। क्या तैयार करके देंगे? पूरा पौधा तैयार करके हम देंगे। तो इस विधि को हम कहते हैं भ्रूण संवर्धन, अर्थात कि भ्रूण का विकास, या कह सकते हैं सीधे शब्दों में कि भ्रूण का कृत्रिम तरीके से विकास कराना। ये काम क्या होता कहलाता है? भ्रूण संवर्धन के नाम से जाना। तो ये मेथड क्या कहलाता है हमारा? भ्रूण संवर्धन कहलाता है। भ्रूण संवर्धन का मतलब क्या हो गया कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स के माध्यम से जो हमने बीज के अंदर भ्रूण डाला है, निकाला है, उसको हम विकसित करेंगे कृत्रिम तरीके से, और इस भ्रूण से हम नया पौधा बना के
तैयार कर लेंगे। तो इस विधि को हम क्या कहेंगे? भ्रूण संवर्धन विधि। क्लियर है? बात ये आती है कि इस भ्रूण संवर्धन विधि की आवश्यकता कब होती है? तो हमने बता दिया कि बीज के पास अपनी क्षमता नहीं होती है कि वो नया पौधा बना सके। तो जब अपनी क्षमता इसके अंदर नहीं पाई जाएगी तो उस कंडीशन में बीज के अंदर से हम भ्रूण निकाल के कृत्रिम तरीके से उसका विकास कराते हैं। अब बात आती है कि इसका बेनिफिट क्या क्या हो सकता है। तो इसके लिए बेनिफिट दो तरीके से है कि आपको कोई इंटर स्पेसिफिक क्वालिटी हमें चाहिए, इंटर स्पेसिफिक क्वालिटी चाहिए, या फिर इंटरजेनिक क्वालिटी चाहिए। दोनों मिलेंगे हमें। इंटर स्पेसिफिक और इंटरजेनिक मतलब क्या? इंटरजेनिक का मतलब हो गया कि संकर बीज चाहिए, दो को मिलाकर कोई अगर नया गुण चाहिए, दो को मिलाकर हमें क्या चाहिए? कोई नया गुण चाहिए। जैसे मान लीजिए एक लंबा पौधा है बिल्कुल और एक पौधा बिल्कुल छोटा है, तो हमें कैसा पौधा चाहिए? मीडियम साइज का पौधा चाहिए। हमें कैसा चाहिए? मीडियम साइज का पौधा चाहिए। तो मीडियम साइज का जो पौधा करेंगे तो वो हमारा कहलाएगा इंटरजेनिक। मतलब क्या कि उसका संकरण करा के हम बीच वाला आपका प्राप्त कर लेंगे। और एक होता है आपका इंटर स्पेसिफिक, जैसे हमको चाहिए क्या, कौन सा क्वालिटी हमें चाहिए? हमें चाहिए क्या कि ज्यादा अनाज देने वाला हो, तो हम सिर्फ ज्यादा अनाज की उत्पादकता पे जोर देंगे, अनाज की उत्पादकता पे जोर देंगे, इसकी उत्पादकता पे निर्भर करेंगे हम लोग। और इसी के बेस पे, इसी क्वालिटी के लिए हम लोग इसका भ्रूणोद्भव करेंगे, इसी गुण के लिए हम इसका भ्रूण का संवर्धन करेंगे और हम ज्यादा उत्पादन करने वाले क्वालिटी का प्रोडक्शन कर लेंगे। तो हम लोग दोनों कंडीशन, इन दोनों फायदे के लिए क्या करते हैं? भ्रूण संवर्धन हम लोग करते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? तो क्या होगा कि भ्रूण आपका संवर्धन के अंदर ये दो चीजें, दो क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी कि ये दोनों क्वालिटी हमें प्राप्त करने के लिए हम भ्रूण संवर्धन की क्रिया करते हैं। जनरली ऐसी जब समस्या हो, जब इनसे भ्रूण तैयार ना हो, नया पौधा तैयार नहीं हो, तो जनरली वैसे बीज को ही हम भ्रूण निकाल के भ्रूण संवर्धन की क्रिया करते हैं। और उनसे हमें बेनिफिट ये हो जाती है कि जैसा हमें गुण चाहिए वैसा प्राप्त हो जाता है, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव हो जाता है। क्लियर है आप लोग को? तो भ्रूण संवर्धन की क्रिया आपको समझ में आ गई होगी। अब बात आती है कि भ्रूण संवर्धन के बाद आती है कि पराग कोष के द्वारा भी क्या होता है कि कभी कभी नए पौधे बनाए जाते हैं। जैसे आपको पता है कि जनरली एक पौधा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? कोई द्विगुणित चाहिए, क्योंकि जब तक द्विगुणित नहीं होगा तब तक नया पौधा, नया जीव तैयार नहीं होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बिना निषेचन का तैयार नहीं होता है। लेकिन इसके अंदर क्वालिटी ये है कि पराग कोष जो होते हैं, इनके अंदर जो पराग कण होते हैं, उस पराग कोष से भी आपके क्या होते हैं कि नया बीज जो होते हैं संवर्धित हो जाते हैं, अर्थात नया पौधा बन के तैयार हो जाता है। ठीक है? तो इसके क्या होता है कि इसके अंदर आपका कैसे के तैयार करेंगे वो समझिए जरा सा। पराग कोष है, अब पराग कोष के अंदर, पराग कोष है तो पराग कोष के अंदर क्या मिलेंगे हमें? पराग कोष के अंदर हमें मिलेंगे पराग कण। क्या मिलेंगे हमें? पराग कण। और पराग कण जब ये आपका युग्मक बन गया तो जितने भी युग्मक होते हैं वो कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। और जब अगुणित से नया पौधा तैयार होगा, नया पौधा ये तैयार होगा, तो हम इसे कहेंगे अगुणित पौधा। क्या कहेंगे इसे? अगुणित पौधा। अब यह अगुणित पौधा तैयार कैसे होगा? तो ये क्या करेंगे हम लोग, जो इनका पराग कोष है, इस पराग कोष को उठा के हम लोग क्या करेंगे? कल्चर के अंदर डालेंगे। और कल्चर के अंदर मतलब क्या? इनके अंदर सभी प्रकार के पोषक तत्व हमारे पास अवेलेबल रहेंगे। पोटेशियम हो तो, सोडियम हो तो, या फिर हम बात करें कैल्शियम की, या बात करें हम मैग्नीज की, मैग्नीशियम की, या बात करें हम मैग्नीज की। ठीक है? इसके अंदर ये O2 की बात करें, सभी कुछ अवेलेबल रहेंगे। इसके अंदर हम पराग कोष को डालेंगे और इनसे हम नया पौधा तैयार करेंगे। तो यह पौधा हमारा कहलाएगा अगुणित। क्या कहलाएगा हमारा? अगुणित पौधा। यानी अगुणित पौधे की निर्माण करने की यह विधि हमें प्राप्त हो जाएगी। क्लियर है फ्रेंड्स? अर्थात क्या पराग कोष के द्वारा भी हम चाहे तो नया पौधा तैयार कर सकते हैं। तो एक ये मेथड हो गया पराग कोष के द्वारा संवर्धन। एक और मेथड होता है जिनके माध्यम से हम प्राप्त करते हैं, जिनके माध्यम से हम चाहे तो नए पौधे तैयार कर सकते हैं। अर्थात क्या ये सभी हम लोग
कृत्रिम और जितने भी आधुनिक मेथड है उन आधुनिक मेथड्स को जान रहे हैं कि कैसे कैसे हम नए पौधे या विकसित किस्म के पौधे हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है एक और कि अब हम क्या कर सकते हैं कि एक और मेथड है कि हम जीव द्रव्य से हम क्या करेंगे कि नया पौधा तैयार कर लेंगे। सिर्फ जीव द्रव्य से नया पौधा प्राप्त कर लेंगे, अर्थात कि प्रोटोप्लाज्म से भ्रूण उद्भव की क्रिया करेंगे। किससे? प्रोटोप्लाज्म से भ्रूणों उद्भव की क्रिया करेंगे। इनसे हमारा क्या बन के तैयार होगा? तो भ्रूण बन के तैयार होगा। बात समझ में आ रही है? अर्थात कि प्रोटोप्लाज्म के द्वारा क्या बनेगा? भ्रूण बनने की प्रक्रिया भी होती है। तो ये जीव द्रव्य से भ्रूण कैसे बनेंगे? जनरली जो उनके अंदर कोशिकाएं पाई जाती है पौधों के अंदर, तो उसकी बाहरी रूप में क्या पाई जाती है? सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है। सेलुलोज की बनी क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। तो कोशिका भित्ति हटाने का हमारे पास दो तरीका है। या तो हमारे पास अगर ब्लेड हो, तीखा ब्लेड हो, तेज ब्लेड हो, बिल्कुल शार्प, और इतना पैनी हो कि हम इजीली उसे काट सके, तो उस ब्लेड का यूज करके हम मैनुअली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मैनुअली हम इसको काट सकते हैं, यानी कि एक एक रूप से हम इसे ट्राई करके इसे काट सकते हैं मैनुअली। पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या है कि ये तो मैनुअली पहला हो गया, और दूसरा मेथड क्या है कि अगर ब्लेड से ना कटे तो कुछ एंजाइम्स होते हैं। क्या करते हैं? कुछ एंजाइम्स होते हैं। इस एंजाइम्स का यूज करेंगे और इस एंजाइम्स का यूज करके कोशिका भित्ति को गला देंगे। किसको गला देंगे? कोशिका भित्ति को, कोशिका भित्ति को गला देंगे। ठीक है, तो कोशिका भित्ति को गला दे एंजाइम्स के द्वारा, तो भी हमारा क्या बन जाए? कोशिका अंदर वाला पदार्थ बचेगा और जीव द्रव्य कहलाएगा, उनसे काम हो जाएगा। या फिर हम क्या करें? ब्लेड है तो ब्लेड का क्या करें? मैनुअली हम कर दे, तो उनसे भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दो मेथड हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जिन मेथड से हम क्या कर सकते हैं कि जिनके माध्यम से हम ये करा सकते हैं, अर्थात कि इनके अंदर से जीव द्रव्य निकाल सकते हैं। अब जब जीव द्रव्य निकल जाएगा तो उस जीव द्रव्य को ले जाकर फिर क्या करेंगे? फिर हम संवर्धन करेंगे, फिर कृत्रिम तरीके से इसके अंदर पोषक तत्व डाल के, और फिर इनसे क्या करेंगे? नया पौधा तैयार करेंगे। ध्यान रखना यह है कि यह जो जीव द्रव्य होगा, यह जीव द्रव्य मुख्य रूप से यह पत्तियों का जीव द्रव्य होना चाहिए। कोशिश किया जाएगा ये कि पत्तियों का जीव द्रव्य अगर हमें प्राप्त हो, उसकी कोशिकाएं अगर हमें प्राप्त हो, तो उनसे हम क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है आप लोग को? अर्थात कि जीव द्रव्य पत्तियों का जीव द्रव्य हो और पत्तियों के जीव द्रव्य के माध्यम से सारा काम हम कर सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? तो यह मेथड भी हमारा क्या कहलाता है? इस मेथड को हम क्या कहते हैं? इस मेथड से भी हम चाहे तो नए पौधे, आपका नया जीव हम तैयार कर सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? तो आशा है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो जीव द्रव्य के द्वारा भी परिवर्तन किया जा सकता है। और एक आखिरी एक और आता है जिसे हम लोग कहते हैं सूक्ष्म जनन। ठीक है, एक होता है आपका सूक्ष्म जनन। तो सूक्ष्म जनन के अंदर क्या पाया जाता है वो देखिए आप। सूक्ष्म जनन का मतलब होता है कि माइक्रो रिप्रोडक्शन। इसमें क्या करता है? जनरली सीधा समझिए कि यह एक अलैंगिक विधि की तरह काम करता है। तो अलैंगिक विधि की तरह काम करने का मतलब क्या हो गया कि यह वास्तव में हमें क्या होते हैं कि अगर किसी पौधा का हमें क्या प्राप्त करना हो? डुप्लीकेट प्राप्त करना हो। मतलब डुप्लीकेट मतलब क्या? जीन सेम होना चाहिए, अनुवांशिक गुण सेम होने चाहिए, अनुवांशिक गुण समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो जब ये जीन अनुवांशिक गुण समान होंगे, अर्थात कि ये जब डुप्लीकेट हमें मिलेगा, जीन हमें मिलेंगे, अनुवांशिक गुण हमें समान मिलेगा, तब किसी पौधे का हमें ये प्राप्त करने के लिए एक ही मेथड है हमारे पास, अलैंगिक जनन। और यह अलैंगिक जनन जब कृत्रिम तरीके से हम कराते हैं तो उसे हम लोग सूक्ष्म जनन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सूक्ष्म जनन के माध्यम से। तो ये कुछ मेथड थे जिसके माध्यम से आप नए पौधे को, नए जीवों को आप प्राप्त कर सकते हैं।
तो आशा फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया होगा और ये चैप्टर आज समाप्त भी होता है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि खाद्य उत्पादन के लिए आप कैसे वृद्धि कर सकते हैं खाद्य उत्पादन में, इनके बारे में हम लोग जान रहे थे। अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ हम मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।